मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे में आज वाराणसी में बीजेपी के नेताओं से अब तक की सबसे बड़ी बैठक की। इस बैठक में राज्य स्तर के पदाधिकारियों के अलावा सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों को भी बुलाया गया था। भारतीय जनता पार्टी इस बार पूर्वांचल पर खास तौर पर फोकस कर रही है। इसी सिलसिले में शाह कल आजमगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी गोरखपुर से कुशीनगर तक विजय यात्रा निकालने जा रहे हैं। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने वाराणसी पहुंचकर अब तक की सबसे बड़ी बैठक की। इस बैठक में चुनाव और संगठन के प्रभारियों और पदाधिकारियों के अलावा प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों को बुलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस चुनाव क्षेत्र से शाह हर विधानसभा क्षेत्र के नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रबंधन संबंधी अहम निर्देश दे चुके हैं। अमित शाह 13 नवंबर को सपा मुखिया अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। शाह 19 तारीख को दोबारा 3 दिन के दौरे पर यूपी पहुंचेंगे। पूर्वांचल इस बार बीजेपी के लिए खासा अहम है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में इस बार बीजेपी को किसान आंदोलन की वजह से नुकसान होने का खतरा नजर आ रहा है। लेकिन पूर्वांचल ने बीजेपी को 2014 से ही भारी समर्थन दिया है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 महीने में 3 बार क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। पूर्वांचल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनावी क्षेत्र है। ऐसे में पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल भी है। इस महीने की 16 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने भी आ रहे हैं, जबकि इसे समाजवादी पार्टी अपने कार्यकाल की उपलब्धि बताती रही है। यही नहीं, राफेल को लेकर कांग्रेस और विपक्ष के प्रचार को भोथरा करने के लिए इस एक्सप्रेस वे पर राफेल उतारने की भी तैयारी हो रही है। लिहाजा योगी भी लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर लड़ाकू विमान उतारने की वायुसेना की रिहर्सल देखने सीएम योगी आदित्यनाथ खुद सुल्तानपुर पहुंचे। मुझे प्रसन्नता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से उपेक्षित था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में विकास, रोजगार की उन ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा से आगे बढ़ रहा है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी के समझौते को लगभग फाइनल कर चुके समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी पूर्वांचल में अपनी पकड़ एक बार फिर मजबूत करने की फिराक में हैं। लिहाजा वो 13 नवंबर से गोरखपुर से कुशीनगर तक विजय यात्रा निकाल रही हैं। पिछले हफ्ते ही उन्होंने अम्बेडकर नगर से पूर्वांचल का अभियान शुरू किया था। मैं सबसे पहले रामअचल राजभर जी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं, और साथ ही साथ लालजी वर्मा जी, ये तो हमारे साथ जब से जुड़े हैं, मैं ये कह सकता हूं कि अम्बेडकर नगर में और आसपास के क्षेत्र में अब बचने वाली नहीं है भारतीय जनता पार्टी। दरअसल पूर्वांचल में पिछड़ों और अति पिछड़ों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसमें कुर्मी और राजभर समाज का अहम स्थान है। समाजवादी पार्टी ने कुर्मी बिरादरी के लालजी वर्मा और राम अचल राजभर को बीएसपी से इस्तीफा दिलाकर पार्टी में शामिल कर लिया। वहीं ओम प्रकाश राजभर की एसबी-एसपी के साथ समझौते के बाद इन पिछड़ी जाति के 2 नेताओं के आने से सपा पूर्वांचल में और मजबूत हो गई। लिहाजा बीजेपी की जाति समीकरण यहाँ गड़बड़ाने लगा। हालांकि बीजेपी ने प्रदेश के 7 छोटे दलों से समझौता किया है, लेकिन गठबंधन में शामिल निषाद पार्टी के नेता डॉक्टर संजय निषाद भी बीजेपी पर आरक्षण को लेकर दबाव बना रहे हैं। बिहार से आकर मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी भी यूपी के निषाद राजनीति में कूद पड़ी है, जिसका पल्ला बीजेपी ने बिहार चुनाव के बाद झटक दिया था। दरअसल यहाँ निषाद जातियों की अच्छी खासी तादाद है। ऐसे में कांग्रेस भी शुरुआत से ही निषादों को लुभाने में लगी हुई है। प्रियंका गांधी ने भी गोरखपुर रैली में निषादों को साथ आने का संदेश दिया है। एक निषादों का गांव है। जब मैं वहां गई तब पुलिस और प्रशासन ने निषादों की नाव जला डाली थी। बहुत ही संकट में थे गांव वाले। मुझे तट तक ले गए दिखाने के लिए
कि कैसे बेहाल कर दिया था, उनके नावों को किस तरह से राख बना दिया था। अगर हमारी सरकार आएगी तो मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया जाएगा। प्रियंका गांधी की रैली में जुटी भीड़ ने सभी राजनीतिक दलों को चौकन्ना कर दिया, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल की 165 सीटों में से 105 सीटें बीजेपी ने ही जीती थी। बीजेपी इसी जीत को बरकरार रखने की कोशिश में है, जबकि इससे पहले क्षेत्र में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का दबदबा रहा है। 2017 में भी यहां समाजवादी पार्टी को 18, बीएसपी को 12, अपना दल को 8, एसपी को 4 और कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी, जबकि 3 निर्दलीय प्रत्याशी भी जीते थे। अंशुमन त्रिपाठी, एपीएन। जी हाँ, तो लोकतंत्र में बात दरअसल आज पूर्वांचल की ही होगी। पूर्वांचल में क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियों का फोकस है और इस फोकस के साथ ही इसको जीतने की कोशिशें भी लगातार हो रही है। इसी कड़ी में वाराणसी में बीजेपी के नेताओं से अब तक की सबसे बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक में राज्य स्तर के पदाधिकारियों के अलावा सभी विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों को भी बुलाया गया था। भारतीय जनता पार्टी इस बार पूर्वांचल पर खास तौर पर फोकस कर रही है, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा सीटें 2017 में बीजेपी ने जीती थी। आज इस विषय पर हम तफसील से चर्चा करेंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी के अलावा बाकी पार्टियों के लिए भी पूर्वांचल कितना महत्वपूर्ण है। इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी शाही जी इस वक्त हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है बीजेपी यूपी के। प्रोफेसर विजय राठी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पोक पर्सन है सपा के। और अभिषेक वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि स्पोक पर्सन है कांग्रेस यूपी के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल मेरा अश्विनी शाही जी आपसे ही है। सर, पूर्वांचल कितना महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए और पूर्वांचल पे आखिर कितना फोकस किया जा रहा है? क्या ग्राउंड रिपोर्ट है और किस तरह से आप लोग बेहतर कहीं ना कहीं चुनावी तैयारियों को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं? नेहा जी, देखिए, पूर्वांचल नहीं, हमारे लिए पूरा उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है और 24 करोड़ जनता यहाँ की महत्वपूर्ण है हमारे लिए। जब हमारे नेता पश्चिम जाते हैं तो विपक्षी लोग कहने लगते हैं कि कैराना में क्या करने गए, वहां से साध रहे हैं। अब पूर्वांचल में गए तो पूर्वांचल साध रहे हैं। हमारे लिए 24 करोड़ जनता हमारी जो है श्रद्धेय है, माननीय है। हम सबके लिए काम करते हैं, लेकिन चुनावी मौसम है, हम सबको सब जगह जाना, बुंदेलखंड भी जाना है, पूर्वांचल भी जाना है, मध्य में भी रहना है, पश्चिमांचल भी जाना है, क्योंकि यही की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया 2017 में और भरपूर आशीर्वाद से हम लोगों को अनुग्रहित किया, 300 सीट से ऊपर ले गए। और फिर वही आशीर्वाद लेने के लिए हमने 4.5 साल से ऊपर हो गया हमको काम करते करते। और आज जो हम अभी भी आने वाले सालों के लिए हम जो विजन है, भारतीय जनता पार्टी का विजन 1 साल, 2 साल और 6 महीने का नहीं होता है, वो हमेशा होता है, मानकर चलिए कि आने वाले 10 साल, 15 साल और 20 सालों के लिए होता है। तो हम जो भी काम कर रहे हैं, जैसे आपको पूर्वांचल जो उद्घाटन 16 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं, या अमित शाह जी गए हुए हैं, वहाँ आजमगढ़ में एक विश्वविद्यालय की नींव रखनी है, तो ये हमारे विकास कार्यों में आता है। विकास कार्यों पर हम जितना फोकस करेंगे, लेकिन कुछ पार्टियों का ये भी कहना है कि हमारे विकास कार्यों पर स्टैंप लगा रही है भाजपा। अब देखिए, उस पार्टी का जो कहना है उसमें उससे पूछा जाना चाहिए कि मायावती जी के द्वारा बनाए गए वहाँ पर जो है यमुना एक्सप्रेस वे उनके अध्यक्ष ने क्यों काटा? शायद पता ना हो, उन पार्टी के बहुत से नेताओं को नहीं पता है कि अखिलेश जी ने यमुना एक्सप्रेस वे का उद्घाटन के बाद उद्घाटन किया था। ऐसा नहीं है। मैं तो कहता हूँ नेहा जी, कोई भी सरकार हो, चाहे अखिलेश जी हो या योगी जी हो या कांग्रेस की सरकार हो या बसपा की सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, जो मुख्यमंत्री हो, उसको पूरे प्रदेश का विकास कार्य करना चाहिए। आने वाले सालों के लिए यहाँ के 24 करोड़ जनता के लिए विकास के कार्य करने चाहिए। यहाँ ने तो जिसने ये आरोप लगाया नेहा जी, उसको तो सैफई में किस तरीके से नर्तकियां डांस करती थी ये सबने देखा है। 100 करोड़ का ऑफिशियल बजट हुआ करता था उसका, क्या होता था ये देखिए। आज हम तो डिफेंस कॉरिडोर बनवा रहे हैं। आज ही बैठक लखनऊ में हुई है, 50,000 करोड़ का निवेश। ठीक है विजय राठी जी, ठीक है सर, ठीक है विजय राठी जी। बीजेपी कह रही है हम तो अपने विकास कार्यों का उद्घाटन कर रहे हैं। अगर जो चीजें उन्होंने काम किया है उसका उद्घाटन करने में क्या हर्ज है? आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि काम तो हमारा और सिर्फ ठप्पा लगा रही है भाजपा?
नेहा जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम किसने बनाया था लखनऊ में? समाजवादी सरकार ने बनाया था कि नहीं बनाया था? आलमबाग बस अड्डा किसने बनाया था? पुलिस के हेडक्वार्टर किसने बनाए थे? नोएडा में मेट्रो किसने चलाई थी? और फीता किसने काटा? ये हम हवा में बात नहीं करते। और मैं बता दूं कि लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे और हम सब लोग जितने प्रवक्ता नेतागण टीवी पे या दूसरी जगह रहते हैं, आप बताइए यमुना एक्सप्रेसवे को हमने कब बताया कि हमने बनाया है? या हमने अगर फीता काटा, हमने कब उसका बखान किया है? हमने तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को बोला है। आप जितनी चाहे डिबेट, जितनी वीडियो किसी भी चैनल से निकाल लीजिए, हमने जो एक्सप्रेसवे अपना बनाया उसका हमने नाम लिया। और 22 महीने में वो रिकॉर्ड है इंडिया में कि 22 महीने में कितना बढ़िया एक्सप्रेसवे बना करके हमने दे दिया। सामने मेरे प्रवक्ता बैठे हैं, इन्होंने बड़ी बड़ी बात करी अभी कि विकास कार्य और विजन को लेकर के हम लोग लेकर के जा रहे हैं। सैफई का नाम इन्होंने लिया। हम ये कहते हैं कि हम तो अब सरकार में नहीं है। सरकार हम 2022 में बनाने जा रहे हैं। हमसे सवाल पूछना जी भर के, दिल खोल के हम सवालों के जवाब देंगे। लेकिन आप सत्ता में हैं तो सवाल विपक्ष पूछेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। ये उल्टा सवाल हमारे ऊपर खड़ा करते हैं और ये जवाब से भागते हैं। मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि देखिए, जो पुरानी सरकार होती है वो किसी ना किसी चीज का, एक बिजली का अगर हम उदाहरण लें तो थर्मल पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन करती है एक सरकार, और वो दूसरी सरकार में जाके कंप्लीट होता। अगर बहन मायावती जी थी, उनकी सरकार में कुछ इंस्टॉलेशन हुए और वो हमारी सरकार में कंप्लीट हुए, हमने उनको भी नहीं अपने नाम गिना। हमने जो इंस्टॉल किए और कमीशन हुए हमारी सरकार में, हमने वो गिनाए। लेकिन मैं बता दूं 3 नाम, ओबरा सी, हरदुआगंज एक्सटेंशन और अनपरा और जवाहरपुर, ठीक है। ये 3 ऐसे थर्मल पावर, नहीं नेहा जी मुझे कंप्लीट करनी चाहिए, 3 ऐसे थर्मल पावर प्लांट हैं जो 2014 में 2015 में इंस्टॉल हुए और 2021 में जो कमीशन होने पे, इनसे पूछे कि क्या प्रगति है उन पे, ठीक है, कौन से विकास, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस पे रिएक्शन ले लेते हैं। जल्दी से अश्विनी जी इसमें जवाब दीजिए, उसके बाद अभिषेक वाजपेयी जी का रुख करेंगे। जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ नेहा जी, मैं बताना चाह रहा हूँ, देखिए अभी हमारे सपा के प्रवक्ता ने कहा कि हम सवाल सरकार से करेंगे, करिए और करना चाहिए। लेकिन सवाल इसलिए बनता है कि ये लोग कह रहे हैं हमारे उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं। हम तो आज डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में बना रहे हैं। मेट्रो ये अधूरा छोड़कर भागे। 22 महीने का जो टक्का पीट रहे हैं उसमें कोई इम्यूनिटी नहीं थी, न लाइट थी, वहाँ रोड हेल्टअप और लूट की घटनाएं होती थी। योगी सरकार आने के बाद वहाँ ये सब काम कराए गए हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि चलिए इन्होंने बनवाया, अधूरा छोड़कर गए, हमने पूरा कर दिया। सरकारों ने उत्तर प्रदेश की जनता को लाभ पूरा दिया। हुआ है? एक थर्मल पावर प्लांट का नाम बताइए जो पूरा किया आपने। एक, अरे मैं बता दीजिए। आम की बात कर रहा हूँ, आप इमली पर चले जा रहे हैं। मैं इमली की बात कर रहा हूँ। नहीं, एक एक्सप्रेस वे जो आपने कंप्लीट कर दिया हो, एक एक्सप्रेस वे बताइए, टोल कहाँ लगे हैं उस पे? अरे गाड़ियां नहीं चल रही, पूर्वांचल हम घूम के आए हैं। एक मेडिकल कॉलेज बताइए नेहा जी, एक मेडिकल कॉलेज का नाम जिसमें डॉक्टर्स और इक्विपमेंट तो बना दी, वो भी आधी अधूरी और तिरपाल से ढक दिया। अच्छा, इनको पर्ची मिली हुई है कि 39 बताने, कुछ प्रवक्ता बताते हैं 39, कुछ बताते हैं 42, कुछ बताते हैं 40, इनको ही नहीं पता। सब लोगों को अलग डिबेट अलग अलग बताते हैं। अभिषेक वाजपेयी जी का रुख कर लेते हैं। अभिषेक जी, पूर्वांचल कितना महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए? क्योंकि पिछली बार 2017 में बीजेपी ने यहाँ पर फतेह हासिल की थी, ज्यादा सीटें जीती थी और उसके बाद उसी की सरकार बनी। कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण? देखिए, हमारे लिए तो पूरा उत्तर प्रदेश ही महत्वपूर्ण है। आप सिर्फ पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, हम तो पूरा उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। हमारे लिए पूरा उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है। और इस बात को समझिए कि जनता के मुद्दे सबसे अहम है। जो पार्टी जनता के मुद्दों पर बात करेगी वही राज करेगी। आखिर हम जनता के मुद्दों से भागते क्यों हैं, हमें समझ में नहीं आता। आज दोनों पार्टी के प्रवक्ता विकास के कार्य गिना रहे हैं कि उन्होंने कहा कि अखिलेश जी ने बड़ा विकास कार्य किया था। आज भारतीय जनता पार्टी के मित्र बोल रहे हैं कि योगी जी ने बड़ा काम किया। अरे योगी जी ने काम किया होता तो शायद इनके विधायकों को धरने पे ना बैठना पड़ता कि साहब मेरी सुरक्षा करवा दीजिए, मेरी जान खतरे में है। और जैसा कि अभी हमारे मित्र शाही जी बोल रहे थे, बड़े सारे काम गिनाते हैं। श्रीमान ये भी तो बताइए
कि आपने महिला सुरक्षा के लिए क्या काम कर लिया। दिन दहाड़े महिलाओं की हत्या हो रही है, उनकी इज्जत आबरू लुट रही है। आप चुनाव को जीतने के लिए लाठी, डंडा, कट्टा, बम, बारूद का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप विकास के कार्य की गंगा बहा रहे हैं। अगर आपने विकास किया होता तो आप अपने विधायकों का टिकट क्यों काट रहे होते? अगर आपने विकास कार्य किया होता तो लोग आत्महत्या क्यों कर रहे होते? ये आपके, ये योगी जी के और श्री मोदी जी की नीति है। नीति के कारण आपको बता दूं कि पूरे देश में 9,52,875 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। 2014 से 2020 के आंकड़े बताते हैं। आपको याद दिला दूं कि जिसमें से छात्र थे तकरीबन 70,000, बेरोजगार व्यक्ति थे 86,851। शाही जी, अब सीधे से सवाल आपसे है मेरा। शाही जी, पूर्वांचल की अगर हम बात करें, पूर्वांचल से ही सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, वहीं से पूर्वांचल से ही वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद है। उसके बावजूद भी दौरे पर दौरे, उसके बावजूद भी मीटिंग्स पे मीटिंग, उसके बावजूद भी राजनीतिक तौर पर रणनीतिक तैयारियां बहुत बेहतर करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से। क्या विकास पर आप लोगों का कहीं ना कहीं भरोसा नहीं रहा, या फिर ये सिर्फ चुनावी तैयारियां हैं और आप लोगों को लगता है कि पूर्वांचल किसी भी तरह से हाथ से नहीं जाना चाहिए? क्या विकास पे भरोसा नहीं है? क्या आप लोगों को अपने काम पे भरोसा नहीं है? नेहा जी, देखिए, इन दोनों चीजों को आप जोड़ रही हैं तो ये दोनों चीजों को जोड़ना मुझे बेमानी थोड़ा सा लग रहा इसलिए रहा है कि आज की जनता, अब देखिए, शिक्षा का स्तर काफी ऊंचा हो गया है, अब साक्षरता दर भी बहुत ज्यादा बढ़िया हो गई है। अब हिंदुस्तान की उत्तर प्रदेश में लोग पढ़े लिखे प्रभुत्व, यहाँ पर अगर हम उनके बीच में, अगर उन्होंने आशीर्वाद दिया है और हम काम कर रहे हैं और जाए ना अपने घर में, तो ये कहाँ का वो है नियम है कि हम उनके घर नहीं जा सकते हैं? हिंदुस्तान नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हम हैं और हमारे बड़े नेता, इतने हमारे नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर और एक पन्ना प्रमुख तक, हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है। कोई ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, सोनिया एंड सन्स या मुलायम सिंह एंड पार्टी, ऐसा कुछ नहीं है। वो यादव महासभा टाइप ये नहीं है। हम लोग एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं, हम जनता के बीच में काम करते हैं और जनता के बीच में रहते भी हैं और बार बार वो हमारे गार्जियन हैं, वो हमारे बड़े नेता हैं, उनको अब जनता के बीच में जाना होता है और जाने के लिए वहां पर उनको हो गए हैं तो कुछ अपने जितने वहां के लोग हैं, अपने कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश के हैं, पदाधिकारी हैं, उनको संबोधित किया है। कल आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की नींव रखेंगे, तो ये काम भी तो हम लोग कर रहे हैं। ये काम क्या मजबूरी हो गए हैं क्या अश्विनी शाही जी? ये काम मजबूरी हो गए हैं क्या सर? क्योंकि राजभर, मुस्लिम और यादव का जो गठजोड़ है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को चैन नहीं लेने दे रहा, ऐसा है क्या? नेहा जी, आपको मैं राजभर का कितना परसेंट वोट पाए थे? राजभर की कांग्रेस पार्टी 2017 में 0.7% वोट पाई थी। कांग्रेस जो हमारे साथी अभिषेक भाई है, इनकी पार्टी 6% वोट पाई थी। समाजवादी पार्टी ने जो है 22% वोट लिया था और भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर, अपने एनडीए के दम पर, जो 3-4 हमारे साथी थे, इनके साथ हम लोगों ने कितना वोट लिया था? 39% से ऊपर वोट लिया था और जो कि बढ़कर 2019 के एमपी चुनाव में 50% के लगभग पहुंच गया था। तो ये हमारा जो लक्ष्य था, ये हमारे जो माननीय गृह मंत्री जी, जब हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे नेहा जी, जिन्होंने लक्ष्य दिया था हम लोगों को कि हमको अपने वोट को 50% पहुंचाना है, तो हमने लोगों ने पहुंचाया उसको। ठीक है राठी जी, ये गठबंधन पूर्वांचल में किस तरह से काम करेगा और कितना कमाल कर सकता है? ये राठी जी से सवाल। अच्छा, राठी नहीं, गठबंधन तो पूरा काम करेगा और गठबंधन भी लोग उसी पार्टी से करना चाहते हैं जिसकी उन्हें उम्मीद रहती है कि सरकार बनने जाए। दूसरी बात है कि जैसे प्रवक्ता बोल रहे थे 39% वोट दिया, बिल्कुल सही बात है, जनता ने दिया और आपको वोट दिया, वो हमारे सर माथे पर, लेकिन उसका घमंड नहीं करना चाहिए। अभी 39% आपको नीचे लेकर के आएगी वही जनता। दूसरी बात, आपने बोला कि आजमगढ़ में वो यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे, अलीगढ़ में भी अभी किया है उन्होंने, तो 4.5 ईंट आप आजमगढ़ में रखेंगे, 4.5 अलीगढ़ में रख के आए हैं, ईंटें हो गई 9। 5 साल आपको होने वाले हैं, जबकि मैनिफेस्टो में आपने कहा था उत्तर प्रदेश में 10 इंटरनेशनल फेम की, इंटरनेशनल सुन लीजिएगा, नेशनल नहीं इंटरनेशनल फेम की 10 यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाएगी।
यूनिवर्सिटी बनाना छोड़ दीजिए, एक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास आपने अलीगढ़ में, मैं खुद बोल रहा हूँ, 4.5 ईंट रख के, वो 4.5 आजमगढ़ के टोटल 9 ईंट आप रखेंगे 5 साल में। ये आप इसी काम के बूते आप जनता के बीच में जा रहे हैं। बाकी बचा कुछ आपने चोरी कर लिया, हम लोगों ने जो किया उसका फीता काटने का काम आपने कर लिया। सबसे बड़ी पार्टी आपकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी झूठी पार्टी भी आप ही की है और झूठ की पराकाष्ठा को आप लोग पार कर चुके हैं। मैं जब काम के बारे में पूछता मुझे सीधा जवाब नहीं मिलता। अभी पूर्वांचल की बात चल रही है, अमित शाह जी मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन जनता से जो संदेश आ रहा है वो हमें भी पता। वोट लेने आप कहाँ जाएंगे? गांव में, शहरों? शहर में जाएंगे तो युवा पूछता नौकरी कहाँ है, गांव में आप जाएंगे तो 3 वर्ग है, युवा है, बुजुर्ग महिलाएं हैं और किसान है। किसान पूछता है डीजल इतना महंगा था, बिजली इतनी महंगी थी, फसल हमारा दाम नहीं मिला। आपके तो मैनिफेस्टो में था सरकार बनने के 120 दिन बाद जो बकाया है गन्ने का पिछले सीजन का वो पूरा दे देंगे आप, वो नहीं मिला। 14 दिन के अंदर जो देना था वो भी 12,000 करोड़ से ज्यादा बकाया है। आपने तो वादा किया था 500 करोड़ की बाबा साहब अम्बेडकर की छात्रवृत्ति फंड बनाएंगे, आपने तो दलित छात्रों का शुल्क प्रतिपूर्ति छीन लिया। कौन सा एक काम, एक काम ऐसा इसमें जवाब ले लेंगे, शाही जी से जवाब लेंगे कि आखिर किस मुझ से जाएंगे आप जनता के बीच में। लेकिन इससे पहले अभिषेक वाजपेयी जी, अब सवाल सीधे से आपसे है सर। सवाल यही कि बीजेपी का अलग गठबंधन, सपा का अलग गठबंधन, इस बीच कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात लगातार कर रही है, लेकिन ऐसे में कैसे मुकाबला होगा सर? 3 दशकों से तो आप लोग सत्ता से बाहर है उत्तर प्रदेश में। देखिए, पूर्वांचल की रैली जो कि योगी जी के गढ़ में जाकर के की गई थी, वहां की रैली ही जो लोग जो जनता माननीय प्रियंका गांधी जी को सुनने आई थी, उस भीड़ से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी ताकत क्या है, हमारी क्षमता क्या है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी चीज, सर भीड़ तो जुटती है, क्या वो वोटों में तब्दील हो पाती है क्या? वही मैं कह रहा हूँ कि नहीं, वो वोटों में बिल्कुल तब्दील होंगे, आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और मैं इस बात को आपको भरोसा दिला सकता हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सड़क से सदन तक जनता की आवाज को उठाया है और माननीय अजय कुमार लल्लू जी के ऊपर इस बात की गवाह है कि तकरीबन उनके ऊपर 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कर दिए गए। ये इस बात की गवाह है कि कांग्रेस पार्टी ने सड़क से सदन तक संघर्ष किया हुआ जनता के मुद्दों पर। हमने हर एक मुद्दे को छुआ है और ये लोग बात कर रहे हैं जो माँ गंगा के तटों को ना साफ कर पाए, तो वो आज माँ गंगा की बात करते हैं, विकास के गंगा को बढ़ाने की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। इनको समझना चाहिए कि विकास की अगर ये बात किए होते तो इनको केंद्रीय लोगों को लेकर आना पड़ता और वो उनकी कार्य को गिनाते। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात कि आपको ये भी समझना चाहिए कि ये वही लोग हैं जो किसानों के ऊपर जब झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं, किसानों के ऊपर गोली चलवाते हैं और जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री होते हैं उनको अपने बगल में बैठाते हैं। तो ऐसे लोगों से आप विकास की उम्मीद करते हैं? ऐसे लोगों से आप किस बात की उम्मीद कर सकते हैं? इस बात को भी समझिए। और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तब उठ जाता है जब विकास की गंगा के लिए तो बात करते हैं, लेकिन विकास कहाँ पे हुआ या बता नहीं पाते हैं। ये वही लोग हैं क्योंकि झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती है। 15 लाख आएंगे और जब आने की बारी होती है तो कहते हैं तो जनता जानती है कि जुमलेबाजी होती है। 15 लाख की बात तो सब कई चुनाव हो गए। मैं एक आखिरी और बात कह दूं। आज मुख्यमंत्री जी बता दें कि जब भरी सभा में उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए सिंचाई के लिए किसानों के लिए देने के लिए बोला था, आज वो 20,000 करोड़ रुपए क्या दिए गए? शाही जी जवाब दीजिए। गरीब लोगों के लिए बोला गया था कि 100 यूनिट फ्री कर दिए जाएंगे, क्या उन्होंने किए? ठीक है अश्विनी जी जल्दी से जवाब दीजिए। जी अब देखिए, हम अभिषेक भाई जो है इस घड़ी में अगर कांग्रेस का इतनी मजबूती से पक्ष रख रहे हैं तो अभिषेक भाई बहुत जीवट के प्रवक्ता है, मैं इनको साधुवाद करता हूँ। लेकिन बताना चाहूंगा अभिषेक जी आपको, उत्तर प्रदेश की सरकार 2017 में बनी और पहली कैबिनेट में किसानों का कर्जा माफ हुआ। उत्तर प्रदेश की ऐसी सरकार है जो हर परिवार को पिछले 2 साल से हो गया, अभी मार्च तक बढ़ा दिया है, 5 किलो गेहूं हर महीने दे रही है और उनको तो सर किसान सड़क पर है।
तब भी किसान सड़क पर है सर। मैं निहाल जी उसका भी जवाब दे रहा हूँ मैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप लोगों को उम्मीद नहीं है, इसलिए पूर्वांचल को साधने की कोशिश की जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान कौन सड़क पे निहाल जी, कौन किसान सड़क पे है बताइए? ये तथाकथित जो गुंडे और अपराधी और माफिया डकैत टाइप लोग है वो है। किनसे बात कर रहे हैं आप अश्विनी जी? बलात्कार हो रहा है। कौन से किसानों से आप बात कर रहे हैं बताइए ना? उन गुंडे माफियाओं से क्यों बात कर रहे हैं आप? लोगों ने निहाल जी, जहाँ पर लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, जहाँ उनके कार्यकर्ताओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, जहाँ पर उन लोगों के 1500 टावर तोड़ रहे हैं, लाल किले पर गणतंत्र की हत्या कर रहे हैं, उसको आप अगर किसान कह रहे हैं ऐसे लोगों से आप बात भी कर रहे हैं ना सर? मुझे क्षमा है कि आपकी बातों से मैं यकीन नहीं करता हूँ। अश्विनी जी, ये गलत आप कह रही हैं। अश्विनी जी, अगर आप गुंडे माफिया इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सर क्या आप उनसे बात नहीं कर रहे? आप तथा कथित किसानों से बात नहीं कर रहे? नहीं बात कर रहे तो बताइए। और अगर वो गुंडे मवाली है तो आप लोग क्यों बात कर रहे हैं? एकदम मैं कह रहा हूँ जो हमारे गणतंत्र की हत्या करेगा वो आतंकवादी है, जो टावर तोड़ेगा, सरकारी क्षति करेगा वो अपराधी है, जो हत्या करेगा वो अपराधी है। काट दिया गया, गला काट दिया गया, क्या नहीं हुआ निहाल जी? क्या नहीं हुआ? और आप लोग मीडिया चैनल के लोग, आप जो हमारे देश की आंख और नाक और कान है, आप लोगों ने ही सब खबर दिखाई। मीडिया के लड़कियों के साथ वहाँ जो आपकी बहनें थी, हमारी बहनें, उनके साथ किस तरीके से छेड़खानी की गई। पूनम पंडित मैं नाम लेता हूँ, जो आपकी कार्यकर्ता थी, उसके साथ मुजफ्फरनगर रैली में किस तरीके से छेड़छाड़ की गई, उसने स्पष्ट कहा, मेरे पास वीडियो है, मैं आपको भेज दूंगा। सर मेरा सीधा सा सवाल ये है कि आप लोग उनसे बात कर रहे हैं, आप लोग उनसे बात कर रहे हैं। बात करी 5 किलो गेहूं बांटने की गरीबों की, भारतीय जनता पार्टी इसी चीज का रोना रोती है। ये भूल जाती है कि सारे कपड़े लोगों के उतार करके उसको एक बनियान पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि हमने सस्ता कर दिया। डीजल कितना महंगा हुआ, बिजली कितनी महंगी हुई, ये भूल गए इस बात को कि 1 दिसंबर 2017 योगी जी आए थे, तब उसके एकदम जैसे नगर निगम के चुनाव हुए, योगी जी ने 14% पावर टैरिफ्स बढ़ाए थे एकदम से। ये धोखा किया था जनता के साथ, उन्होंने अच्छा वोट दिया था इनको नगर निगम के चुनाव में। ये इनकी फितरत है धोखा करना। और उसके बाद खाद बीज, अभी आपने देखा जो खाद है एनपी के, उससे 265 रुपए बढ़े हैं और ये कहते हैं 5 किलो गेहूं दे रहे हैं। क्या फ्री में दे रहे हैं आप? आपने इतनी डबल कर दी महंगाई। 2014 में 55 रुपए लीटर डीजल था, आज 98 रुपए लीटर है। आपने जस्ट डबल कर दिया और आप कह रहे हैं 5 किलो गेहूं तो और दे रहे हैं हम लोग। आप खैरात में नहीं दे रहे, आपने लूट लिया हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश और उसका मात्र 1% भी आप नहीं दे रहे हैं गरीबों को, 1% भी। और दूसरी चीज, आपने जिन किसानों को तथाकथित गुंडे और ये दुनिया भर की उपाधि, आप नहीं, आपके सारे प्रवक्ता लेके यहाँ से ऊपर तक मंत्री, क्या क्या नहीं कहा आपने इनको? जो फौज में सेवा कर रहे हैं उनके पिता है बैठे हुए वहाँ, आपने इनको क्या क्या नहीं बोला? खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, एंटी नेशनल, देशद्रोही, क्या क्या नहीं बोला? और वही उन लोगों ने कहा कि 2014 और 2019 में उन लोगों ने भाजपा को वोट दिया था। उन्हीं किसानों ने, उन्हीं लोगों ने कहा कि सरकार बनाई थी, तब यही लोग आपके लिए बढ़िया थे। यही किसान नेता जब 2 अक्टूबर और 2018 में आंदोलन चल रहा था यूपी गेट पे, आप ही के कृषि मंत्री सब लोग इनसे बात कर रहे थे। उस समय आतंकवादी नहीं थे, उस समय गुंडे नहीं थे। जिस समय, जब तक ये आपकी सपोर्ट करें, जब तक आपकी हाँ में हाँ मिलाए, ठीक है, ये गुंडे और आतंकवादी नहीं है। लेकिन अगर आपके सामने अपना हक मांगने के लिए खड़े हो जाए तो ये गुंडे हैं। ठीक है शाही जी, अगर उत्तर प्रदेश में सरकार वापस लानी है तो पूर्वांचल को जीतना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का दबदबा है, वहां पर आप लोगों के वोट कट सकते हैं, ऐसा आप लोगों को अंदेशा है। इसीलिए क्या पूर्वांचल पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है क्या? नेहा जी, मेरी बात थोड़ा पूरी हो जाने दीजिएगा, क्योंकि अभी पीछे हमारा विषयांतर हो गया। हम जवाब देना चाह रहे थे, कुछ राठी साहब ने कहा था उसका मैं जवाब देना चाहता, क्योंकि हमारे मुख्य विपक्षी इस समय वही हैं। इन्होंने 2-4 बातें कही, अभी भी कह रहा हूँ कि आपने मुझसे कहा कि कोई आप एहसान नहीं कर रहे हैं, कोई खैरात नहीं बांट रहे हैं। बहुत अच्छी बात कहा इन्होंने, मैं सहमत हूँ इस बात से। इसी प्रदेश के लोगों का पैसा है, हम दे रहे हैं। आपने सड़कें बनाकर और मेट्रो चलाकर और अस्पताल जो बनवा दिया, तो आप खैरात बांट रहे थे क्या? आप क्यों बांट रहे थे? हमने काम किया नहीं, आप क्यों कहते हैं? सुनिए मेरी बात सुनिए, पूरा हो जाने दीजिए, मैंने बीच में नहीं बोला, आप पूरा नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात आपने कहा रोजगार,
रोजगार आपने 1-2 लाख रोजगार पूरा नहीं दिया, नौकरी नहीं दी, और आज कह रहे देश का युवा बेरोजगार हो गया है। हमने 6.5 लाख नौकरियां देने का काम किया है उत्तर प्रदेश में। और जो बाहर से हमारे प्रवासी भाई आए थे, एमएसएमई में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम उत्तर प्रदेश में हमने किया है। आप 2 लाख करोड़ का बजट पेश किया करते थे, आज हम 5.5 लाख करोड़ का बजट पेश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये बदलाव आया है। उत्तर प्रदेश में आज दूसरे नंबर की इकोनॉमी है पूरे हिंदुस्तान में। उत्तर प्रदेश में ये बदलाव आया है। 12 करोड़ का राजस्व वसूलते थे, आज हम 48 करोड़ का वसूल है। ये बदलाव आया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम कहाँ खड़े हैं, ये बदलाव आया है। आज बाहर से निवेश हम 2 लाख करोड़ का लेकर आए हैं। आप मुझे जवाब 25,000 करोड़ का लेकर नहीं आए थे। ठीक है, अभिषेक जी का रुख करेंगे, उसके बाद राठी जी मैं आपको मौका दूंगी। अभिषेक जी, क्या इतने बदलाव आए हैं उत्तर प्रदेश में, जिस बात का जिक्र अभी अश्विनी शाही जी कर रहे थे, अगर इतने बदलाव आए हैं तो क्या आप लोग अपने आप को सत्ता में आने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर सोचते हैं कि आप लोग सत्ता में आएंगे? क्योंकि शाही जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत बदलाव आए हैं, महंगाई कम हुई है, भ्रष्टाचार कम हुआ है, बेरोजगारी कम हुई है, तमाम तरह की बातें इन्होंने कही, विकास की गंगा बहा दी है। क्या आप लोगों को लगता है कि इतना विकास हुआ है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने क्या शब्दों का उपयोग किया है। जिस 5 किलो गेहूं की बात कर रहे हैं, जिस गेहूं की बात कर रहे हैं, लोगों के लिए बात करने की, विकास की गंगा की बात कर रहे थे, आज वो किसानों के लिए कैसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं कि गुंडे हैं, गुंडागर्दी के लोग बता रहे हैं, उनको गुंडागिरी करते हैं और लोगों का बलात्कार करते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो यह कैसे विचारणीय नहीं हो जाता, कैसे कितना बड़ा प्रश्न उठता है। इस बात को आपको समझना चाहिए, हम सभी को समझना चाहिए। जो अन्नदाता लोगों का पेट भरता है, हमारे आज के थाली तक अन्न लेकर के आता है, और आज वह इस आरोपों से, उस आरोप उसको ऐसे मिल रहे हैं कि जो कि भारतीय जनता पार्टी दे रही है उनको, जो कभी वोट लेने के लिए, जब चुनाव आते वोट लेने के लिए उनके पास जाते थे, राजनाथ सिंह जी कहते थे कि मुझे पहले पता है, वरना शायद किसान धरने पे ना बैठे होते। जो प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि एक फोन कॉल दूर है, आज उनको ऐसे आरोपों का सामना करना पड़ रहा है कि अपराधी हैं, गुंडे हैं और बलात्कारी हैं ये लोग। आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की मनसा कैसी है और धारणा कैसी है, इनकी सोच को आप समझ सकते हैं। ये लोगों का भला कैसे कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी प्रश्न चिन्ह लगाता है इनके ऊपर। और जैसा कि हमारी आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने साफ कहा है कि 2500 पाएगा धान और गेहूं का मूल्य किसान, और 400 पाएगा गन्ना किसान। ये हम छत्तीसगढ़ में पहले से ही कर रहे हैं, 2500 हम दे रहे हैं वहाँ पे। भाई राजस्थान में थोड़ा देख लीजिएगा। हम बिल्कुल देख रहे हैं, आप उससे निश्चिंत रहिए। हम 10 लाख का जो मेडिकल दे रहे हैं सरकारी अस्पतालों में। राहुल जी ने कहा था कर्जा कटी हुई है वहाँ, राजस्थान में भी कर रहे हैं। हमने जितनी घोषणाएं माननीय कटी है कर्जा वाला, वो सब जगह कर रखी है। आप इससे निश्चिंत रहिए। हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे तो 10 रुपए 5 रुपए नहीं करेंगे, हम पूरा कर्जा माफ करेंगे। कोरोना काल के आर्थिक कटी है अभिषेक भाई। अरे श्रीमान, क्या कटा क्या नहीं कटा इस पे मत जाइए। हम राहुल गांधी जी ने कहा था कर्जा माफ करेंगे, और 10 तक गिनती किनके कहा था कि 10 तक गिनती पूरी नहीं होगी कर्जा माफ हो जाएगा। आज आर्थिक नहीं, शायद आपको मुझे लग रहा है अश्विनी भाई, मुझे लग रहा है अश्विनी भाई कि आपको समझने में थोड़ी देर हो गई है। ये तो आंकड़े नेहा जी के पास होंगे, हमको बताने की जरूरत नहीं है। आंकड़े कटी हुई है राजस्थान में किसान, कह रहा हूँ। और उसके बाद अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री रहे, तमाम दावे वायदे किए गए थे, और ये भी वायदा किया गया था, दावा किया गया था कि अगली बार एक बार फिर से हमारी सरकार बनेगी, लेकिन जनता ने आपको नकार दिया। क्या उन्हीं विकास के मुद्दों को लेकर या उन्हीं उपलब्धियों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे, या फिर आपका पैमाना अलग होगा? किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच इस बार जा रहे हैं, खास तौर पर पूर्वांचल में? नहीं देखिए, पूर्वांचल हो, मध्यांचल हो या पश्चिमांचल हो, हम लोगों ने जो कार्य किए थे, हम लोगों के सब नेतागण, प्रवक्तागण या राष्ट्रीय जितने भी लोग हैं,
हम उन्हीं चीजों को लेकर के आपके डिबेट में भी रहते हैं। आप हमेशा देखना हम मुद्दों की ही बात करते हैं। जो हमने काम कराए, जो हमारा घोषणा पत्र था उसको हमने पूरा किया, हम उसी को सामने रखते हैं। और बीजेपी का घोषणा पत्र भी हम लोग अपने साथ रखते हैं। हम जब उसे पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें कुछ भी पूरा नहीं किया। अभी जैसे प्रवक्ता ने बोला कि 2 लाख रोजगार समाजवादी सरकार ने दिए, और इन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने 6.5 लाख रोजगार दे दिए। मैं इनसे कहूं, अभी गिनवा सकते हैं 6.5 लाख रोजगार किस किस में दिए? आप नहीं बता पाओगे। मैं बता दूंगा कि हमने 7 लाख से ऊपर दिए। मैं गिनवा सकता हूं आपको, लेकर प्राइमरी टीचर से बीटीटी, टीजीटी, प्रोफेसर, डाटा ऑपरेटर और दुनिया भर के तमाम कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर में गिना सकता हूं आपको। आपकी सारी भर्तियां कोर्ट में चल रही हैं। अगर आपको देखना, ये देखिए, ये सारे पेपर लीक आपके मेरे पास है। अगर आप कहेंगे टाइम कम है, मैं गिनवा दूंगा। दूसरी चीज, आपने कहा उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, ये सही बात है। मैं आपकी बात को मना नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है किस चीज में? इस चीज में ये देखिए, एसटी के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध, ये मेरा डेटा नहीं है, समाजवादी का डेटा नहीं है, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है, केंद्र सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। 2019 का डेटा है, 2020 में पब्लिश हुआ है। चेक कर लीजिएगा, कहीं फर्जी आंकड़े ना बना दिया हो केंद्र सरकार ने। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, सही बात है। 60% मामले दहेज हत्या के, ये देखिए उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। देख लीजिए, ये प्रवक्ता ऊपर देखिए, ऊपर मैं सामने दिखा रहा हूँ, अब नजरें नीचे मत कीजिए। देखिए नंबर 1 एनसीआरबी का डेटा मेरा नहीं है, समाजवादी का नहीं है। देख रहा है प्रदेश, मुझे पूरा करने दीजिए, मुझे पूरा करने दीजिए। आंकड़ों पे जा रहे हैं सर, ये देखिए आंकड़ों पे जा रहे हैं सर। पहले तो FIR दर्ज नहीं होती थी, उनका जिक्र नहीं करेंगे आप? अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ, सुन लीजिए बस 4 सेकंड। ये देखिए उत्तर प्रदेश नंबर, महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1। अब सुनिए, मैं बात करता हूँ आपकी। अब बताइए नेहा जी, आप ये बताइए, आप ये बताइए, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, नेहा जी, मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, 2 सेकंड। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में आप कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में जो अपराध है वो दर्ज नहीं होते थे, आज अपराध दर्ज होते हैं। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट किसने शुरू करी थी जहां अपराध दर्ज हो? बताइए किसने की थी आपकी विस्तार? उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट भी समाजवादी सरकार ने शुरू की है, आपके बस की वो भी नहीं था। आपने बहुत काम किया और इसलिए नारा भी दिया था कि विकास बोलता है, लेकिन जनता ने तो उसको नकार दिया 2017 में। वो सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से कुछ दूसरे विकास ने नहीं बोला सर उस वक्त, बहकाया नहीं, विकास पे हम थे और वो लोगों को अब समझ में आ रहा है। अब अगर आप गांव में वोट मांगने जाएंगी तो जो वृद्ध महिलाएं हैं जिनके हर महीने 750 रुपए आते थे वृद्धावस्था पेंशन, जो हम लोगों ने शुरू की थी, 55 लाख महिलाएं की थी। जब आप उनसे पूछो, गरीब आदमी से आप पूछे, उसके लिए 750 रुपए बहुत होते हैं, वो बंद कर दिया बीजेपी ने। जिनके लिए, जो गरीब है, जिनके 750 रुपए महीने में आ रहे, बंद होता, उन्हें तकलीफ होता। आपको जांच करानी थी, जांच कराई, और इन्होंने जांच कराई थी। इन्होंने कहा 4 लाख अपात्र लोग हैं, हमने कहा 4 लाख है, चलिए आप हटा दीजिए। 51 लाख तो वृद्ध गरीब महिलाएं थी जिनका कोई नहीं था, तो 51 लाख तो ठीक थी, इन्होंने बंद कर दिया उसको। तो इनको वोट नहीं मिलने वाला। और किसानों को आप समझ ही चुकी है क्या क्या स्लोगन अभी इन्होंने, हमारे महानुभाव ने भी दिए हैं कि तथाकथित गुंडे हैं, अपराधी है, वो सब ये बोल चुके हैं। इसलिए इनको लेके पूर्वांचल से पश्चिम तक इन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पूर्वांचल से पश्चिम तक कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अश्विनी शाही जी, ब्राह्मण आप लोगों से नाराज, इसलिए तमाम और जो पार्टियां हैं ब्राह्मण सभाएं कर रही हैं। राजभर आपसे छिटक सकता है क्योंकि वो सपा के साथ चले गया। किसान आप लोगों से नाराज है, महंगाई चरम पर है, रोजगार लोगों को मिला नहीं है, ये तमाम दिक्कतें हैं। ऐसे में कैसे आप एक बार फिर से सत्ता में वापस आने का ख्वाब देख रहे हैं सर? देखिए नेहा जी, कुछ हम अपने भाई राठी जी ने कहा, उस पर थोड़े से आंकड़े इनको मैं सुना दूं। मुझे अगर इन्होंने कहा ना 4.5 लाख और 6.5 लाख, हम लोगों ने 2 लाख लगभग संविदा पर नौकरी दिया, 4.5 लाख नौकरियां दिया हम लोगों ने सरकारी, 6.5 लाख का ये आंकड़ा है। और लिख लीजिए 1,35,253 पुलिस में भर्ती हुई है, बेसिक शिक्षा में 1,21,000 भर्ती हुई है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 28,000 है, यूपी लोक सेवा आयोग में 26,000, अनिल यादव वाली भर्ती नहीं है ये जो फ्रॉड हुई थी। अधीनस्थ चयन बोर्ड में 16,708 है, चिकित्सा स्वास्थ्य में 8,500 है, यूपी PCL में
6400 है। माध्यमिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, ये सब में भर्तियां हैं। ये सबका आंकड़ा हमारे पास है। और सुनिए, आप देखिए, अब सुन लीजिए इनकी भर्ती हुई आजम काके जल निगम की, वो जल निगम की भर्ती में जांच चल रही है, खत्म हो गया, वहां अपराध हुए। अनिल यादव ने भर्ती की थी, वहां की भर्तियां पूरा देश ने देखा कि किस तरीके से अनिल यादव ने भ्रष्टाचार खोल रखा था, सिर्फ यादव भर्ती चालू थी वहां। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, अब आपके चीजों पर आना चाहता हूँ। नेहा जी, जो आपने बात कहा, इनको मैंने एक आंकड़ा देना था, इन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता होगा। और एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं, आपको माननीय विजय राठी जी मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश बहुत पीछे है, राजस्थान महिला अपराध में नंबर 1 है। पढ़ लीजिएगा फिर से, उसके बाद कोई सवाल। दूसरी चीज मैं आना चाहूंगा नेहा जी, पूर्वांचल की बात आप कर रही हैं। आपने भविष्य के गर्त में कहा राजभर वोट जीता क्या है, 0.7% वोट मैंने कहा था। यूपी एक बार फिर से देख लीजिएगा, मैं कह रहा हूँ। अच्छा, यूपी ऊपर यूपी है, एक तो आप लोगों ने कर दिया होगा, आप लोगों ने कर दिया होगा। 2019 यूपी है, ये देखिए। ठीक है शाही जी अपनी बात पूरी करेंगे। जानते क्या कहा था राजस्थान तीसरे पे भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है अभिषेक भाई, फिर से गठबंधन होने वाला है। राजस्थान को देखिए किस तरीके से कर रहे हैं। ये तीसरे पे, मैं ये कह रहा हूँ राकेश जी, आजम खान साहब ने, अरे राकेश जी सुन लीजिए, आजम खान साहब ने ये कहा था, सदन में कहा था कि उत्तर प्रदेश में हमारे सपा के शासन में 1044 अटेम्प्ट जो है, मतलब हिंसा की घटनाएं पुलिस के लोगों पर हुई थी। ये सदन का बयान है उनका, उसको भी जरा नोट कीजिए। फरवरी 15 याद कीजिए, मेरे पास याद है, लखनऊ शहर में जानकीपुरम से लेकर और आसियाना तक रोज एक महिला के साथ बलात्कार और हत्या, मुख्यमंत्री कार्यालय के बगल में एक महिला के साथ बलात्कार करके हत्या कर दी गई थी। ठीक है सर, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर आप लोगों की तरफ से लगाया जा रहा है, लेकिन किसके कोशिशें जो हैं वो रंग लाती है, किसकी मेहनत रंग लाती है, ये वाकई देखने वाली बात होगी। लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।